आग की गर्मी हम तक ऐसे क्यों आ जाती है? मुंह धोने पर ठंडक हमको क्यों कर मिल जाती है? आग पका देती है कैसे भला हमारा खाना? बर्फ हाथ ठंडा क्यों करती हमने ये ना जाना भैया, हमने ये ना जाना। ऊष्मा ऊर्जा का खेल शुरू ठंडे पानी के साथ। 2 ग्लास 2 रंग, होगी रंगों की रेस। ठंडा। पहले ग्लास में ठंडा पानी, दूसरे में बहुत गरम। हमने देखा कि वो गर्म पानी है ना, उसमें रंग नीचे आ गया। लाल रंग जल्दी मिल जाने का कारण है गर्म पानी के कणों में अधिक ऊर्जा है। वो ग्लास के अंदर तेज गति से चल रहे हैं। उनकी तुलना में ठंडा पानी सुस्त, कणों की गति कम। बस गर्म पानी में पानी के कण और रंग के कण एक दूसरे से तेजी से टकरा रहे हैं और रंग जल्दी मिल रहा है। अगर हम देख सकते तो दोनों ग्लासों के अंदर दिखाई देते पानी के कण जो चल रहे होते। अंतर होता गति का, गर्म पानी में तेज, ठंडे पानी में धीमे। ऊष्मा ऊर्जा की यही मूल बात। जहां गर्मी है वहां तेज गति, अधिक ऊर्जा। जहां कम गर्मी वहां धीमी गति, कम ऊर्जा। इसे समझते हैं क्योंकि यही है ऊष्मा का विज्ञान। हर चीज, चाहे हो ठोस जैसे बर्फ, द्रव जैसे चाय या गैस जैसे भाप, हर चीज बनी है खरबों अति सूक्ष्म कणों से और हर चीज के कण हमेशा चलते रहते हैं। ठोस चीजों में जैसे इस चम्मच के कण अपनी ही जगह पर कंपन करते हैं। ऊष्मा बढ़े, गर्म हो तो तेज कंपन। ऊष्मा कम हो, ठंडे पड़े तो धीमे कंपन। तरल चीजों में जैसे इस प्याले की चाय के कण इधर उधर घूमने को आजाद। द्रव और गैसों की ऊष्मा बढ़ती है तो उनके कण तेज गति से चल पड़ते हैं। ठंडी से ठंडी चीज के कण भी बिल्कुल स्थिर कभी नहीं होते। यही नियम हमेशा याद रखने वाला। जहां अधिक गति है वहां अधिक ऊष्मा, गर्मी। जहां धीमी गति है वहां कम ऊष्मा, ठंडक। ऊष्मा ऊर्जा का ये चलना दौड़ना हमारे चारों तरफ। जैसे कप में गर्म चाय कैसे ठंडी हो जाती है रखे रखे। गर्म चाय के कणों में तेज गति। अब चाय की ऊष्मा कप को गर्म करती है, अपने आसपास की हवा को भी। चम्मच डालो तो वो भी गर्म और चाय होती जाती है ठंडी। ये इसलिए कि ऊष्मा ऊर्जा चलती ही रहती है, हमेशा अधिक गर्म से कम गर्म की ओर। अब दौड़ाओ दिमाग। एक बार फिर कांच के बर्तन में गर्म पानी, उसमें लाल रंग, दूसरे में ठंडा पानी बेरंग। छेद वाला प्लास्टिक का ढक्कन ठंडे पानी पर और इसे पलट दिया गर्म पानी के बर्तन पर। अब सोचो कि क्यों गर्म पानी ठंडे पानी में जा रहा है। इसीलिए आग पर तवा गर्म और गर्म तवे पर पराठा सिक जाता है। गर्म इस्त्री से कपड़ा गर्म हो जाता है। बर्फ की ठंडक हाथ में नहीं आती, हाथ की गर्मी से बर्फ पिघल जाती है। हाथ ठंडा, बर्फ थोड़ी कम ठंडी। समझ गए ना, गर्मी में ठंडे ठंडे पानी से नहाने में मजा क्यों आता है। विज्ञान की दुनिया में अंदाजा नहीं, जरूरी है नाप। ऊष्मा ऊर्जा को नापने के लिए हम प्रयोग करते हैं तापमापी या थर्मोमीटर। नाप की इकाई
डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट। मालूम है ना, पानी जमकर बर्फ बनता है करीब 0 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, और गर्म होके भाप बन जाता है जब तापमान होता है करीब 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऊष्मा ऊर्जा का विज्ञान एक बार और, जहां ऊष्मा है वहां गति, अधिक ऊष्मा अधिक गति, कम ऊष्मा कम गति। ऊष्मा का काम है चलना, हमेशा गर्म से ठंडे की ओर। रुकना उसका काम नहीं, ऊष्मा उसका नाम, गर्म से ठंडे की ओर चलना उसका काम। कम हो तो जमाती है, बढ़ जाए जलाती है। ऊष्मा तो वो ऊर्जा है जो दुनिया को चलाती है। चलती का नाम ऊष्मा, हीट एनर्जी। चलती है चलाती है, पर चलती है तो कैसे? आपस में रगड़ो जो हाथ, गर्म हो जाते कैसे? गर्म तवे पर खाना कैसे और क्यों पक जाता? हाथ में बर्फ धरी हो जो वो ठंडा क्यों पड़ जाता? ये सब बातें बड़े पते की, इनको अब हम जानेंगे। ठोस चीजों में होता चालन, हीट कंडक्शन पहचानेंगे। हीट कंडक्शन ऊष्मा ऊर्जा है और वो चलती रहती है, हमेशा गर्म से ठंडे की ओर। गर्म तवे पर पराठा सिकता है और दूध का गर्म ग्लास हाथ को गर्माता है चालन से ही। लेकिन चालन होता क्यों है और कैसे? मोमबत्ती का खेल। मोमबत्ती और स्टील के रूलर का खेल, ठोस चीजों में ऊष्मा चालन को समझने का खेल। रूलर पर चिपकाई छोटी मोमबत्तियां थोड़ी थोड़ी दूर पर, जला दी है बीच में एक बड़ी मोमबत्ती। दोनों तरफ चिपकी छोटी मोमबत्तियां। मोमबत्ती गिर गई। आग के पास जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है। दूर की बात नहीं। दूर की बाद में, पास की पहले क्यों गिरी? जवाब के लिए समझना जरूरी कि चालन क्यों और कैसे। झांकते हैं चम्मच के अंदर, ठोस मतलब नियत आकार, अंदर के कण फिक्स्ड, वो अपनी जगह पर बंधे हुए, हट नहीं सकते। अधिक ऊष्मा ऊर्जा हो तो कण वहीं हिलने लगते हैं, अपने पड़ोसी से टकराते हैं, एक कण से दूसरे को ऊर्जा जाती है। रूलर मोमबत्ती के खेल में यही हुआ। मोमबत्ती की लौ के पास वाला हिस्सा सबसे पहले गरमाया। मोमबत्ती की लौ के पास रूलर के कणों को ऊर्जा मिली, वो हिलने लगे अपनी जगह पर। ऊष्मा बढ़ी, उनमें तेजी बढ़ी, वो अपने पड़ोसी कणों से टकराने लगे। ऊर्जा इन टक्करों से आगे बढ़ने लगी। रूलर गरमाने लगा, पहले आग के पास, फिर दूर तक। इसीलिए मोमबत्तियां क्रम में गिरीं। कण अपनी जगह ही रहे, बस उनकी टक्करों से ऊष्मा आगे बढ़ती गई। यही है ठोस चीजों में ऊष्मा चालन। कोयला चिंगारी पकड़ता है, पूरा सुलग उठता है, रगड़ने पर हाथ गरमाता है और गाल को छुओ तो गाल गर्म। तपती जमीन पर पांव जलते हैं चालन से, और हाथ में बर्फ हो तो हाथ की गर्मी बर्फ में। ऊष्मा चालन का मूल नियम संपर्क, कांटेक्ट, वो दो चीजों के बीच में हो या किसी चीज को बनाने वाले कणों का संपर्क। जैसे ये बर्तन गर्म होगा चालन से ही, पहले आग के पास वाला हिस्सा, फिर पूरा बर्तन। कभी सोचा है
धातु के बर्तनों पर लकड़ी या प्लास्टिक के हैंडल क्यों लगाए जाते हैं? करते हैं एक प्रयोग जानने को कि क्या सब ठोस वस्तुएं ऊष्मा की अच्छी चालक हैं। 3 तरह के चम्मच, लकड़ी, स्टील और प्लास्टिक, तीनों में एक जितना घी, लगा दिया है मोती। बर्तन में गर्म पानी, नीचे मोमबत्ती उसे गर्म रखने को, ऊपर रखी बेकार सीढ़ी ताकि सीधी भाप घी तक ना पहुंचे। तीनों चम्मच गर्म पानी में ताकि हो सके ऊष्मा चालन। इस रेस में तो स्टील का चम्मच ही जीता। प्लास्टिक और लकड़ी के चम्मच का घी वैसा का वैसा। सच ये है कि धातु ऊष्मा सुचालक, गुड कंडक्टर्स, लकड़ी, प्लास्टिक, कपड़ा नहीं, वो है कुचालक, पुअर कंडक्टर्स। इसीलिए हम खाना पकाते हैं धातु के बर्तनों में। वैसे कुचालक भी काम के। हम बिना जले कपड़े से गर्म चीजें उठा लेते हैं, पाँव में रबर सोल के जूते चप्पल पहनते हैं, रसोई में सूती कपड़े से गर्म बर्तनों को छूते हैं। ये कुचालक ऊष्मा अवरोधक हैं, इंसुलेटर्स। हर चीज का कारण धातु ऊष्मा सुचालक क्यों? गर्म होता धातु, ये हिलने लगे उसके कण, होने लगी टक्करें। धातु में इलेक्ट्रॉन अपने अणु को छोड़ सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह चल सकते हैं। भागते हुए पीले बिंदु वो दिखाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही ऊष्मा ऊर्जा को तेजी से आगे बढ़ाते हैं। समय एक और खेल का, दिमाग लगाने का। सूती धागा झट से जल गया, वही धागा लपेट दिया एक सिक्के पर। सिक्के पर लिपटा धागा क्यों नहीं जला? ये बात तो आप खुद ही समझ गए होंगे, क्योंकि आज हम समझे हैं ठोस वस्तुओं में ऊष्मा चालन। ऊष्मा चालन पर एक नजर और। अपने आसपास देखेंगे ऊष्मा चालन के अनेक उदाहरण। हर बार दिखेगा कि ऊष्मा ठोस चीजों में संपर्क से आगे बढ़ती है। धातु सुचालक है, कपड़ा, लकड़ी, प्लास्टिक ऊष्मा कुचालक। कण बैठे हैं ठोस चीजों में बंधे जगह पर अटके। ऊष्मा आए, ऊर्जा बढ़ाए, कण हिले पर भाग न पाए। अपने पड़ोसी से वो टकराए, ऊष्मा झट से आगे बढ़ाए, पर जगह से हिल ना पाए। हीट, कंडक्शन, ऊष्मा चालन। संचालन को हमने अब समझा और जाना। तरल चीजों में होता क्या है ये अब भी न जाना। हवा चलती है कैसे, लो ऐसी ही क्यों है? गर्म हवा का गुब्बारा ऊपर ही उड़ता क्यों है रे, ऊपर ही उड़ता क्यों है? इन सब प्रश्नों का जवाब ऊष्मा संवहन में। द्रव और गैस में ऊष्मा ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊष्मा का संवहन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हीट कन्वेक्शन। तरल पदार्थों में होने वाला संवहन खेल खेल में। शीशी में रंग की बूंदें और गर्म पानी, कांच की बड़ी टंकी में नल का पानी। आया टंकी में रंग का तूफान, लाल रंग वाला गर्म पानी तो ऊपर उठने लगा और ऊपर जाकर नीचे पूरी टंकी में मिलने लगा। इसे समझने के लिए लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। ये दवा की दुकान पर आसानी से मिल जाता है। मोमबत्ती स्टैंड पर रखा है कांच का बर्तन जिसमें पानी। खेल ऊष्मा संवहन का। एक कोने पर मोमबत्ती जलाई, डाला थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट उसी कोने में। रंगीन पानी तुरंत ऊपर उठने लगा। मोमबत्ती की लौ से पानी गर्म हो रहा है। पानी के कण
ऊष्मा पाकर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। गर्म पानी हल्का यानी कम घना होकर ऊपर की तरफ उठ रहा है। अधिक घना ठंडा पानी नीचे उसकी जगह ले रहा है। ऊपर पहुंचते पहुंचते गर्म पानी ठंडा पड़ता है। उसके कण एक बार फिर पास वो अधिक घना होकर नीचे आता है। बस गुलाबी रंग की चाल से दिख रही हैं संवहन धाराएं, कन्वेक्शन करंट्स। बिल्कुल यही है द्रव में होने वाला संवहन, ऊष्मा स्थानांतरण। कण खुद अपनी गति के साथ ऊष्मा को पूरे पानी में ले जाते हैं। ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक सारा पानी एक जितना गर्म नहीं हो जाएगा। अब समझ गए ना, टंकी में लाल रंग ऊपर जाकर रंग का तूफान क्यों लाया? संवहन सिर्फ द्रव में नहीं, होता है गैस में भी, क्योंकि गैस और द्रव दोनों के कण अपनी जगह से हिलने और चलने को आजाद। गैस में होने वाला संवहन फिरकी के साथ। कागज के कप का सिरा दिया कतर भार कम करने को, और फिर काट दी झालर। बीच में पिरोया सूती धागा, बांधी गांठ। नीचे मोमबत्ती की गर्मी, ऊपर फिरकी का नाच। हाथ को स्थिर रखना जरूरी। ये प्रयोग ऐसी जगह करें जहां ज्यादा हवा ना हो। ये खिलौना घूम रहा है ऊपर उठती गर्म हवा के कारण। यही है संवहन। इसे समझते हैं एक और फिरकी के साथ। यहां भी संवहन, ऊपर उठती गर्म कम घनी हवा। देखिए किस तरह गर्मी हटी तो फिरकी रुकी। अगर हम मोमबत्ती के पास की हवा को देख सकते तो देखते संवहन की धाराएं ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हवा के कण। तरल पदार्थों में ऐसे ही होता है ऊष्मा स्थानांतरण। हमारी पृथ्वी पर हवा चलने का एक कारण संवहन ही है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तापमान, तो हवा भी हो जाती है कहीं अधिक घनी कहीं कम। बन जाती हैं संवहन धाराएं, चल पड़ती है हवा। अब तो आप समझ गए कि मोमबत्ती की लौ हमेशा ऊपर उठकर ये आकार क्यों लेती है। ये भी कि गर्म हवा से भरा गुब्बारा ऊपर ही क्यों उठता है। तो देखते हैं संवहन एक बार और। द्रव और गैस में ऊष्मा स्थानांतरण संवहन से होता है। संवहन में तरल पदार्थों के कण अपनी जगह से चलकर ऊष्मा एक हिस्से से दूसरे में ले जाते हैं। गर्म होने पर गैस और द्रव कम घने होते हैं, उनके कण एक दूसरे से दूर दूर। ठंडे पड़ने पर गैस और द्रव अधिक घने होते हैं, उनके कण एक दूसरे के पास पास। संवहन ही पृथ्वी पर हवा चलने का एक कारण। आग है नीचे, ऊपर आया बर्तन में तूफान। ऊष्मा वो है जो लाती है दूध में उफान। बुद 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 ऊपर नीचे, कण जो भागे ऊपर नीचे। बर्तन भर में दौड़ लगाए, बने धाराएं बहती जाए। यूं ऊष्मा को आगे बढ़ाए संवहन, कन्वेक्शन। लेकिन इतनी दूर चमकता सूरज पृथ्वी को कैसे गरमाता? गर्मी के मौसम में सफेद हल्के रंग और जाड़े में गाढ़े कपड़े क्यों कर पहनना भाता? रात के अंधियारे में सांप शिकार कैसे कर पाते हैं? इन सब प्रश्नों का जवाब अब
उष्मा विकिरण में पाते हैं, उष्मा विकिरण में पाते हैं। जिसे इंग्लिश में कहते हैं हीट रेडिएशन। आग का खेल इसलिए सावधानी जरूरी। पहले ऊपर हाथ रखकर गर्मी महसूस करनी है, फिर मोमबत्ती के दोनों तरफ साइड में। गर्मी कहाँ ज्यादा थी? कम कहाँ पर थी? साइड में। हम जानते हैं कि मोमबत्ती के ऊपर की हवा गर्म होती है संवहन से, वहां बनती हैं संवहन धाराएं, लेकिन साइड में ये ऊष्मा होती है विकिरण के कारण, और यही है ऊष्मा ऊर्जा के एक जगह से दूसरी जगह चलने का एक और तरीका। विकिरण, रेडिएशन। ये तो हम जानते हैं कि ठोस वस्तुओं में होता है चालन। कणों के कंपन से ऊष्मा आगे बढ़ती है और चीजें गर्म होती हैं। द्रव और गैसों में ऊष्मा चलती है संवहन से। उनके कण खुद ही चलकर ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। विकिरण वो जिसमें ऊष्मा चलती है बिना कणों की मदद से, उसे माध्यम की जरूरत नहीं। इन तीनों तरह से ऊष्मा स्थानांतरण होता है हमारे चारों तरफ। आज विकिरण को समझते हैं सूरज के साथ। सूरज हमें प्रकाश देता है, लाइट, और सूरज ही हमें गर्मी भी देता है, ऊष्मा मतलब हीट। लेकिन सूरज और धरती के बीच हवा के कण नहीं, वो खाली निर्वात है, एम्प्टी वैक्यूम। यहाँ ना तो ऊष्मा चालन संभव, ना ही ऊष्मा संवहन। फिर भी सूरज की गर्मी धरती को गर्म करती है। सूरज के प्रकाश का ऊष्मा से रिश्ता प्रिज्म के साथ। सूरज की सतरंगी धूप, ये सतरंगी प्रकाश हमने उतार दिया है कागज पर प्रिज्म के साथ। पहले बार ही देखे मैंने कागज पर, बहुत ही अच्छा लगा। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सतरंगी वो प्रकाश जिसे हम देख सकते हैं, इसीलिए उसे कहते हैं दृश्य प्रकाश। सूरज की किरणें जब प्रिज्म से होकर निकलती हैं, तो वो अपने 7 रंगों में बट जाती हैं। हम उन्हें अलग अलग देख पाते हैं। वैसे सूरज के प्रकाश में और भी बहुत सी तरंगे जिन्हें हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन उनका रिश्ता ऊष्मा से। इसीलिए लगा दिए हैं तापमापी डिब्बे में अलग अलग जगह, बैंगनी की तरफ और लाल के नीचे भी। लाल के नीचे ही होता है अवरक्त प्रकाश या इंफ्रारेड। क्या दोनों तापमापी में होगा तापमान एक बराबर? तापमापी में साफ दिख रहा है कि लाल रंग के नीचे तापमान अधिक है, बैंगनी पर कम। मतलब हर रंग के प्रकाश में होती है अलग अलग ऊष्मा, बैंगनी की ओर कम, अवरक्त में अधिक। इंफ्रारेड, अवरक्त। सूरज से आने वाली किरणों में एक बहुत बड़ी मात्रा इंफ्रारेड या अवरक्त तरंगों की। अगर हम सूरज को अवरक्त चित्र की तरह देखें, तो हमें नजर आएगा वो ऐसा। अवरक्त चित्रण में हमारी पृथ्वी दिखेगी ऐसे। आजकल तो ऐसे कैमरे बन चुके हैं जो अवरक्त प्रकाश में तस्वीरें खींचते हैं। सच तो ये है कि हर वस्तु अपने तापमान के अनुसार अवरक्त प्रकाश छोड़ती है। अवरक्त चित्रों में रंग बताते हैं तापमान। लाल वाले हिस्से अधिक गर्म, नीले वाले ठंडे। मजे की बात यह कि गूगल हमें जनसंख्या, पेड़ पौधों और ट्रैफिक तक की जानकारी अवरक्त प्रकाश के चित्रण के कारण ही बता पाता है।
गूगल जी तो प्रयोग करते हैं इंफ्रारेड कैमरे, लेकिन सांप, वो तो बिना कैमरे के ही करते हैं विकिरण का प्रयोग। सांप रात के अंधेरे में अपना खाना खोजते हैं अवरक्त किरणों को भांपकर। अंधेरे में वो अपने शिकार के शरीर से निकलती ऊष्मा को महसूस करते हैं और अपना पेट भरते हैं। खेलते हैं एक और खेल। कांच की 2 बोतलें, काला कागज, सफेद कागज और तापमापी के साथ दोनों बोतलों में फिट करना है एक एक तापमापी प्लास्टिसीन या गूंदे आटे के साथ। एक पर लपेटना है काला कागज और दूसरी पर सफेद। दोनों बोतलें तपती हुई धूप में। 10 मिनट बाद क्या है तापमान का हाल? काले कागज में लिपटी बोतल में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और सफेद वाली का 39 डिग्री सेल्सियस ही। तो जो हुआ क्यों हुआ? काले रंग का कागज दृश्य प्रकाश और अवरक्त प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, मतलब एब्जॉर्ब। काली बोतल ने वो सब प्रकाश लिया, वो बाहर नहीं डाला, वो अंदर ही रखा। लेकिन सफेद कागज ऐसा नहीं करता। वो अधिकतर दृश्य प्रकाश और अवरक्त प्रकाश को परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट। इसलिए सफेद कागज में लिपटी बोतल कम गर्म हुई। सफेद वाला प्रकाश को कम अंदर लेता है और ज्यादा वापस करता है। विकिरण तो हमारे चारों तरफ होता है। आग का ताप हमें गर्मी देता है विकिरण से। गर्म बर्तनों का ताप भी दूर से महसूस करते हैं हम, और जलता हुआ कोयला भी ऊष्मा विकिरण करता है। बल्ब की गर्मी निकलती है विकिरण के कारण ही। तो देखते हैं ऊष्मा विकिरण एक बार और। विकिरण से ऊष्मा स्थानांतरण के लिए ना पदार्थ चाहिए ना संपर्क। विकिरण निर्वात में हो सकता है। सूरज की ऊष्मा विकिरण से ही पृथ्वी को गर्माती है। अवरक्त तरंगे हर वस्तु से आती हैं, फिर चाहे वो आग हो या हम। और अब आप बूझिए कि गर्मी के मौसम में आपको बाहर जाना हो तो कौन से रंग के कपड़े पहनेंगे? सफेद और हल्के रंग के या काले और गाढ़े? चले ऊष्मा बिना मदद के होकर किरणों पे सवार। सूरज पृथ्वी के बीच में खाली जगह अपार। खालीपन में ना हो चालन ना ही संवहन। किरणों की सवारी से होता है विकिरण। चलती का नाम ऊष्मा, अब हम भी चलते हैं। तो नमस्कार, टाटा, बाय बाय, अब हम भी करते हैं। आज मजा जो आया, खेल खेल में मिलकर हमने ऊष्मा को दोस्त बनाया।